हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बेयाज शो के एक और पार्ट की ट्रांसलेशन कर रही हूँ और इस पार्ट में आपको अर्तुगरुल, नोयान और गुंदोगुदू के इंटरव्यूज मिलेंगे। बेयाज यहाँ पर इंगिन से पूछ रहे हैं कि अब तक कितने एपिसोड्स रिकॉर्ड हो गए हैं। तो इंगिन बता रहे हैं कि हमने जनवरी में स्टार्ट की थी रिकॉर्डिंग। वैसे तो हमने जल्दी स्टार्ट करनी थी, लेकिन मौसम की प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कर सके। 40 एपिसोड्स अब तक फाइनल रेडी हैं, जिसमें से 37 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। और अब बेयाज कह रहे हैं कि अब नोयान की तरफ आते हैं और वो इनसे कह रहे हैं कि आपने मंगोलियन का कैरेक्टर प्ले किया है और यूजुअली लोग ऐसे कैरेक्टर को पसंद नहीं करते, इस जैसा बनना नहीं चाहते। तो साथ ही इंगन बोले लेकिन ये बनना चाहते हैं, इसलिए तो इन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है। और फिर बारिश कह रहे हैं कि ये कैरेक्टर इससे भी बुरा हो सकता था। बेयाज कह रहे हैं कि ये कैरेक्टर प्ले करते हुए क्या आपको माफिया जैसे लोगों का ख्याल आया कि वो भी इसी तरह के होते हैं। बारिश कह रहे हैं कि मैं इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ और मुझे ये कैरेक्टर पसंद भी बहुत आया। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे इस कैरेक्टर को पसंद करने वाली ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है। फिर बेयाज पूछ रहे हैं कि आपको कहीं पर ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही बुरा है और पता नहीं मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना भी चाहिए या नहीं। तो बारिश बता रहे हैं कि मुझे जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने फौरन से इसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर 10 जुलाई को हमने इस पर काम स्टार्ट कर दिया और हमारी ट्रेनिंग तकरीबन 2 से 3 महीने की थी। हम सुबह 8 बजे निकलते थे और 9 बजे फॉर्म पर पहुंचते थे। हम लोग हर रोज तलवारों और नेजों से प्रैक्टिस करते थे। हमारा डे बहुत प्रोडक्टिव था, हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। फिर बेयाज गुंदोगुदू के कैरेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं इस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर कहीं मिडल में ही है, कभी ये इधर हो जाता है तो कभी ये उधर हो जाता है। तो ये बता रहे हैं कि गुंदोगुदू का कैरेक्टर मिडल में ही है। वो अपने भाई की तरह सख्त नहीं है, वो सियासी तौर पर सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहा होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, बहुत ठंडे मिजाज का है और सब चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर दरमियान में तो है, लेकिन इतना भी नहीं है, बस ये सियासी तौर पर सब मामलात को देखता है। फिर इंगिन यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें इस तरह की चीजें डालनी पड़ती हैं ताकि लोग देखें, लेकिन दूसरी तरफ ये मसला है कि लोग तनकीद भी करते हैं। इसलिए राइटर के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि आप हर हिस्टोरिकल वाक़ये को अपने इल्म में रखते हैं और इसके साथ साथ ऑडियंस को भी स्टोरी का पता न लगे। यानी मेरा मतलब है कि सस्पेंस भी बरकरार रहे और इसके अलावा आपको ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि जो हिस्ट्री आप दिखा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपके पास हो, और हमारी जो हिस्ट्री थी उसकी फुल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। आपको ईसाइयों की बुक से तो हिस्ट्री मिल जाती है, लेकिन हमारी हिस्ट्री मुकम्मल नहीं है और जो है भी वो सिर्फ 10 या 15 पेजेस से ज्यादा नहीं है। बेयाज कहते हैं फिर तो राइटर को बहुत अच्छा हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट चाहिए होगा जो कि उस वक्त के कैरेक्टर से बहुत मिल रहा हो। इंगिन से फिर पूछ रहे हैं कि आपको हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले करते हुए बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। जिस तरह जंग और लड़ाइयाँ दिखाई गई हैं, इन सब में बहुत कुछ नया था। हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम्स और इंटीरियर डेकोरेशन, उस वक्त का रहन सहन जो भी उस जमाने में होता था। इंगिन बता रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। इस ड्रामे को करते हुए हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन इसके साथ साथ हमें डर भी लग रहा था कि पता नहीं हम इतना अच्छे से इन कैरेक्टर को निभा भी पाएंगे या नहीं। हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं आप इस कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम पहनकर फनी तो नहीं लग रहे, और फिर अगर प्रोडक्शन में कमी रह जाए तो फिर तो आप सच में फनी लगते हैं। जैसा कि अगर आप बुरसा के हिस्टोरिकल कपड़े पहने तो ऐसा लगेगा कि आपने अपने किसी अंकल के कपड़े पहने हैं। वो कपड़े बहुत इंटरेस्टिंग हैं, इतने खुले और बड़े हैं, तो आपको ये सब ट्रिगर करता है तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आप नेचुरली नर्वस हो जाते हैं। और अगर आपने तारीखी किरदार को ना देखा हो और ना समझा हो और ना सही तरीके से उसको परफॉर्म किया हो तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अजीब और फनी हो जाती है, जिसमें आपको कहीं भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर नजर नहीं आता। उल्टा आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी खराब हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास अर्तुगरुल की रिकॉर्डिंग के लिए हर तरह की सहूलत अवेलेबल थी। हमने हर सीजन के शुरू में 3 महीने नॉन स्टॉप काम किया है और हमें प्रैक्टिस के टाइम पर पैसे भी बहुत कम मिलते थे और हम सारा दिन घोड़ों पर बैठे रहते थे और तलवारों से प्रैक्टिस करते रहते थे। और गुंदोगुदू कह रहे हैं कि मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि मैं हॉर्स राइडिंग की नॉन स्टॉप प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरी टांगों में हर वक्त काफ़ी दर्द रहता था, मेरे घुटने भी सूज गए थे और मैं बहुत तकलीफ में था।
बियास बता रहे हैं कि मैं भी हॉर्स राइडर था। हाँ, और जब आप काफी देर तक हॉर्स राइडिंग करते हैं तो उसके बाद आप सही से चल नहीं सकते और आप इस तरह से चलने लगते हैं, और ये यहाँ पर चलकर दिखा रहे हैं। और इस बात पर सब लोग हंसने लगे और ये सब कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बियास शो में अर्तुगरुल कास्ट के जो इंटरव्यूज हैं वो मैं पार्ट्स में अपलोड करूंगी, और अर्तुगरुल कास्ट की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। मैं इनकी बहुत मजे की वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, और इसके अलावा जो मैंने अपनी वीडियोस के बारे में बोला था वो भी मैं सून अपलोड करूंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट्स, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।